नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी के इस लाइव बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस वक्त हम चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में हैं। वो इसलिए क्योंकि अब अगले जो दिसंबर है उसमें आगामी नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। 5 राज्यों के चुनाव से पहले एक ये महत्वपूर्ण चुनाव है। बेशक नगर निगम का है, लेकिन चंडीगढ़ के लिए काफ़ी मायने रखता है। हाल ही में चंडीगढ़ के नज़दीक हिमाचल में जिस तरह से कांग्रेस ने परचम लहराया है, उससे चंडीगढ़ कांग्रेस को भी काफ़ी बल मिला है। और आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस ने यहाँ पर अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। और सबसे पहले जो ओजस्वी वक्ता हैं, शायर हैं, मशहूर शायर देश के और कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री इमरान प्रताप गढ़ी का संबोधन दिखाते हैं, जो कि चंडीगढ़ जनता के सामने उन्होंने अपनी बातें रखी। अपनी बातों में एक बार तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मैं सांसद किरण खेर पर तो कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है और वो मातृशक्ति है। देखिए, ये होती है बात कि अपोजिशन में भी रह के किस तरह की जो शैली है, किस तरह की जो हम कह सकते हैं कि भाषा की शैली है और इज़्ज़त, मान और सम्मान मातृशक्ति को देने की बात होती है। तो इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने कहा, क्योंकि वो तंज उनके पति और फिल्म एक्टर अनुपम खेर पर किया, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं, खास करके संसदीय क्षेत्र में जब भी यहाँ पर चुनाव होता है, तो अनुपम खेर पूरा 2 महीने यहाँ कैंपेन करते हैं। फिल्म स्टार हैं तो लोग बहुत फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं, उसके बाद वो नज़र नहीं आते हैं। तो इस पर श्री इमरान प्रताप गढ़ी ने तंज कसते हुए कहा कि जगह जगह कूड़े का ढेर, कहाँ है अनुपम खेर। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में हमेशा चंडीगढ़, जिसे सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, जिसको पंडित नेहरू ने बसाया है और इसको सपनों का शहर उन्होंने बताया, पंडित नेहरू जी ने। और आज जो है वो वही चंडीगढ़ 26वें स्थान पर है। पहले कभी पहले नंबर पर होता था, पहले नंबर का ताज पहनता था। तो इसी पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जगह जगह कूड़े का ढेर, कहाँ है खेर। आइए आपको सुनाते हैं श्री इमरान प्रताप गढ़ी जी का भाषण। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन, आपके बीच में जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए भाई इमरान प्रताप गढ़ी जी का। कर लूंगा। सबसे पहले तो देरी से आने के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूं। मेरा ख्याल है कि आप 3:30-4 बजे से यहाँ मौजूद हैं और रास्ते भर लोगों ने रोक रोक के इतनी मोहब्बतें लुटाई कि उस वजह से आने में मुसलसल देर होती रही। तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मंच पे मौजूद हमारे बुजुर्ग, हमारी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष, आपके पूर्व सांसद, भारत के पूर्व रेल मंत्री मोहतरम पवन बंसल साहब, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट सुभाष चावला जी, देवेंद्र बावला जी, जागीर सिंह जी, मीनाक्षी चौधरी जी, एचएस लकी साहब, डीडी जिंदल साहब, पवन शर्मा साहब, भूपिंदर जी, चंडीगढ़ चेयरमैन हाफिज अहमद अली साहब, सादिक मोहम्मद साहब, जेडपी खान साहब, वैभव वालिया साहब, मनोज लुबाना साहब, अयूब सुलेमानी जी, अब्बास रजा साहब, और इस पूरे प्रोग्राम में जिन्होंने बहुत शिद्दत से मेहनत की और मुसलसल मुझे कॉल करते रहे, कांटेक्ट करते रहे, हाफिज अनवारुल साहब, पंजाब चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट दिलबर खान साहब, मोहम्मद गुलाब साहब, सलीम भाटी जी, नफीस मलिक साहब, और बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक मनीष बंसल साहब। पहली बार आपके बीच में आया हूं। बहुत दिन से सोचता था कि कभी चंडीगढ़ जाऊंगा, चंडीगढ़ की आवाम से मुलाकात करूंगा, लेकिन आज पहली बार आना हुआ। अब मेरा ख्याल है आप लोग बैठ ही लें तो मुझे थोड़ा आसानी रहेगी बोलने में। तो आप, मुझे बहुत देर बोलना है और आप उतनी देर खड़े रहेंगे तो आपके पैर दुखने लगेंगे।
हरियाणा चेयरमैन गफ्फार कुरैशी साहब मौजूद हैं, बाकी जो नाम छूट जाएं उनसे भी माफी चाहूंगा। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। चंडीगढ़ वालों, आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। मैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में गया तो यह सोच के गया कि बड़ी तादाद में मुसलमान मिलेंगे, यह सोच के गया कि बड़ी तादाद में हिंदू भाई मिलेंगे, लेकिन जब चंडीगढ़ आ रहा था तो रास्ते भर यह सोच रहा था कि बड़ी तादाद में इंसानों से मुलाकात होगी, ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जिनकी अपनी तहजीब है, जिनकी अपनी परंपरा है, जिनकी अपनी संस्कृति है। मैं नेहरू जी के ख्वाबों के शहर में खड़ा हूं। ये वो शहर है कि आजादी के बाद जिसका ख्वाब देखा था नेहरू जी ने, और इस शहर को बसाने में, इसको बनाने में उन्होंने न जाने कितनी नींदें कुर्बान की इसके ख्वाब को ताबीर में उतारने के लिए, तब जाकर के चंडीगढ़ बना है। और मैं खुशनसीब मानता हूं आप लोगों को भी कि आपने भी बहुत दिन तक मुसलसल इस शहर की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में एक ऐसे शख्स को सौंपी है कि जो आपके लिए घर के हैं तो आपके अपने हैं, आप उनसे मुंह लगे भी हैं, आप उनसे बहुत आसानी से मिल भी लेते हैं, लेकिन वो हमारे कुनबे के बुजुर्ग हैं। एआईसीसी में, इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में की सादगी, आपका व्यक्तित्व बहुत एहतराम का बायस है। आदरणीय सोनिया जी हो, राहुल जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कांग्रेस पार्टी में जो इज्जत, जो एहतराम वो पवन बंसल साहब को देते हैं, शायद वो बिरले लोगों को नसीब होता हो। मुझे आदेशित किया गया कि मैं इस प्रोग्राम में आऊं क्योंकि हम नगर निगम चुनाव में जाने वाले हैं। मैं चारों तरफ नजर दौड़ा रहा हूं तो मैं ये पा रहा हूं कि मैं जिस शहर में पैदा हुआ, जिस जिले में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश का एक जिला जिसका नाम प्रतापगढ़ है, लेकिन मेरी परवरिश जिस शहर में हुई वो इलाहाबाद है। वो इलाहाबाद जहां गंगा जी और जमुना जी, दो नदियां मिलती हैं तो अदृश्य सरस्वती उपजती हैं और गंगा जमुना का संगम होता है। मेरी परवरिश उस शहर में हुई, मैं वहां पला बढ़ा, वहां मेरी पढ़ाई हुई, लेकिन आज चंडीगढ़ आकर के ये महसूस किया कि नदियों का संगम इलाहाबाद में होता है, लेकिन तहजीबों का, धर्मों का जो संगम है वो चंडीगढ़ में होता है। चंडीगढ़ बहुत खूबसूरत शहर है। तो आपकी मौजूदगी को सलाम। थोड़ी थोड़ी आपसे गुफ्तगू करूंगा, थोड़ी थोड़ी बात करूंगा और थोड़ी थोड़ी आपको शायरी भी सुनाऊंगा। कुल मिलाकर के आज चुनावी जनसभा से ज्यादा आपसे गुफ्तगू का एक प्रोग्राम है ये। चंडीगढ़ वालों, मुल्क बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मेरी आंखों ने देखा है लखीमपुर में कुचले गए किसानों को। मैं शामिल रहा हूं उन जनाजों में जब सीए के नाम पर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में पुलिस की गोलियों ने शहीद किया माओं के बेटों को। मैं शामिल रहा हूं ऐसे तमाम मरहलों में जब कांग्रेस पार्टी अलल ऐलान खड़ी हो गई जुल्म के खिलाफ और उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की फासिस्ट सोच के खिलाफ हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। मैं उन लम्हों का भी गवाह रहा हूं कि जब हाथरस में एक दलित बेटी के रेप के बाद रात के 2 बजे उसकी लाश को जबरदस्ती जला दिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भाजपा सरकार के इशारे पर कोई बात तक करने को तैयार नहीं था। ऐसे में मैं उन लम्हों का गवाह हूं कि जब प्रियंका जी और राहुल जी ने कहा कि इस देश में कहीं भी किसी भी पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित किसी पर भी जुल्म होगा तो कांग्रेस खड़ी होगी। और मुझे वो लम्हा याद है जब राहुल जी अपने पूरे काफिले के साथ हाथरस जाने के लिए निकले। मैं उस काफिले में साथ था। वैभव यहां है, वैभव शायद साथ थे। मुझे याद है कि नोएडा के एक्सप्रेसवे पे चढ़ने से पहले हमारी गाड़ियां रोक ली गईं, तो राहुल जी गाड़ियों से उतरे और उन्होंने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ को यह लगता है कि गाड़ियां रोक लेने से हमें मजलूम तक पहुंचने से रोक लेंगे तो वो मुगालते में हैं। और मेरी आंखें साक्षी हैं उस बात की कि जब एक्सप्रेसवे पर 44 डिग्री टेम्परेचर में तपती दोपहरी पर
17 किलोमीटर मुसलसल पैदल चलते रहे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हम लोग साथ साथ चल रहे थे। बाद में उनको डिटेन किया गया। मैं शायर हूं, आप मेरी जो पहचान मानते हैं वो बतौर शायर मानते हैं। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि इमरान साहब आप तो शायर थे, आप सियासत में आए तो कांग्रेस के साथ क्यों चले आए? तब मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि मुझे देश के साथ खड़ा होना है, इसलिए मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। और इन दिनों मेरी आंखें उन लम्हों की भी गवाह हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के सनके हुए मिनिस्टर के बेटे ने पीछे से जो किसान चले जा रहे थे उनके ऊपर अपनी थॉर जीप चढ़ा दी और हमारे कई किसान भाई शहीद हो गए। कोई बात करने को तैयार नहीं था। मुझे वो लम्हा याद है कि उत्तर प्रदेश में उस दिन चूंकि किसानों की लाशें बिछी थी, उनके परिवार वाले रो रहे थे, तो शायद आसमान भी इसलिए रो रहा था। बारिश बहुत जोरों से थी। प्रियंका गांधी जी लखनऊ उतरी और उन्होंने कहा कि मुझे उन किसान परिवारों से मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। और मेरी आंखें गवाह हैं कि लखनऊ से लेकर के लखीमपुर तक की सड़कों पर जिस जज्बे और जिस हौसले के साथ प्रियंका गांधी जी चल रही थी और जिस बेशर्मी के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके कदम रोकने की कोशिश कर रही थी, वो दोनों लम्हे पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और देखने वालों ने यह भी देखा कि प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की पुलिस को कानून का पाठ भी पढ़ाया और कहा कि तुम हमें जेल में डालो, डिटेन करो, गेस्ट हाउस ले चलो, कहीं भी ले जाओगे, लेकिन मुझे किसानों के आंसू पोंछने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं गवाह रहा हूं इन लम्हों का। यहां जो मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, जो सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और इन सब की दुनिया से अलग इंस्टाग्राम और यूट्यूब और इन तमाम दुनिया में अपने आप को उलझाए हुए रखते हैं, मैं उन नई नस्लों से भी मुखातिब हूं। मेरी माएं बहनें भी यहां बैठी हैं। बहुत सारी बातें आपसे सियासी हुई हैं। मैं तो बस आपसे इतना कहूंगा कि 2014 में जब आपने एक नारा चारों तरफ पोस्टरों में लगा देखा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और इस नारे के झांसे में पूरा देश आ गया। उस समय पेट्रोल कितने का था? 60 रुपए लीटर। डीजल कितने में था? 50 रुपए लीटर। रसोई गैस कितने की थी? 350 रुपए की। 365 रुपए की। मुझे याद है, मेरी याददाश्त अच्छी है, शायर भले हूं, गणित भी अच्छी थी मेरी। मुझे याद है, मुझे यह भी याद है कि गैस पर, पेट्रोल पर तो बात होती है, लेकिन आप जब रसोई में जा करके सब्जी बनाने के लिए रसोई वाला तेल कढ़ाई में डालती हैं तो मुझे पता है कि उन तेल के साथ आपके आंसू भी उसमें गिरते हैं, क्योंकि आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जो तेल 70 रुपए लीटर था वो 200 रुपए पार कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको तोहफे में यह दिया है। आपने कभी सुना है कि एक दिन में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 266 रुपए बढ़ा दिया जाए? कोई सरकार इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है कि जनता के खिलाफ 266 रुपए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम एक दिन में बढ़ा दिया जाए? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है इस देश की जनता पे। उसे लगता है जनता बगावत नहीं करेगी। लेकिन आप इस बात के भी गवाह हैं कि इधर हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 4 सीटों पर आपने भाजपा को घुटने पे लाया और डीजल और पेट्रोल के रेट जो है 10 रुपए 5 रुपए अपने आप कम हुए सिर्फ एक दिन में। तो सोचिए कि अगर आने वाले दिनों में आपको डीजल पेट्रोल फिर से 60 और 50 में चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना? फिर से गैस सिलेंडर 365 का चाहिए ना? तो उसके लिए सिर्फ 4 सीट पर नहीं, 400 सीटों पे हराना पड़ेगा। अगर आपने इस देश में हरा दिया एक बार उनको, तो फिर समझ लीजिए कि वो पुराने दिन आपको फिर से देखने को मिलेंगे। मैं तो पूरे मुल्क में घूम करके मुशायरों में कहता हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। वो ज्यादा अच्छे दिन थे। और ऐसे में
वो जो 400 सीटों पे हराना है उसकी शुरुआत चंडीगढ़ को करनी पड़ेगी। अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, मणिपुर के, गोवा के और पंजाब के, लेकिन वो मार्च में हैं। पहला इम्तिहान चंडीगढ़ वालों आपका है। महज कुछ महीने बाद आपके पास नगर निगम के चुनाव हैं। यूं तो छोटे चुनाव हैं, लेकिन हरियाणा से उठी हुई आवाज पूरे देश तक एक संदेशा देती है, क्योंकि हरियाणा अपने आप में एक हिंदुस्तान है, एक भारत है, और यहां से जो आवाज उठती है वो पूरे देश में संदेशा देती है। तो आपको शुरुआत कहां से करनी है? इसी नगर निगम के चुनाव से करनी है। बदला लेना है। आपको सरकार को बताना है कि हम उससे नाराज हैं कि तुमने किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी। हम उस बात से नाराज हैं कि पिछले 1 साल से लगभग दिल्ली की सरहद पर हजारों हजार किसान बैठे हुए हैं, यह कहते हुए कि कृषि कानून हम नहीं मानते जो आपने बनाया है, इसे वापस ले लीजिए। हमसे मीडिया के साथियों ने कहा, इमरान साहब आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, नरेंद्र मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी बस एक बात बता दें कि 400 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके सरहद पर बैठे हुए। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। नरेंद्र मोदी जी बताएं कि कितने और किसानों की शहादत के बाद वो कृषि कानून वापस लें, तो शायद ये जो बहादुर किसान है वो उतनी कुर्बानी और देकर के नरेंद्र मोदी जी से कह दे कि आप अपने कृषि कानून वापस ले लीजिए। 400 से ज्यादा कुर्बानियां हम दे चुके। मैं सलाम करता हूं पंजाब और हरियाणा की मिट्टी को, चंडीगढ़ की मिट्टी को। यह आंदोलन अब तक कोई और प्रदेश लीड कर रहा होता तो शायद यह आंदोलन अब तक कुचल दिया गया होता, टूट गया होता, लेकिन इस मिट्टी के नौजवानों को, इस मिट्टी के लालों को वो पीछे नहीं ढकेल सके, क्योंकि यह मिट्टी बुज़दिल पैदा नहीं करती है, बहादुर इंसान पैदा करती है। इसलिए उनके तमाम कटीले तार, उनकी तमाम बैरिकेटिंग, उनकी तमाम वाटर कैनन की बौछारें भी नहीं रोक सकी आपको। जब आप निकले हैं यहां से तो हालत यह हो गई है कि आज उनसे न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। और आप भी हैं कि आपने भी अंगद की तरह अपने पैर जमा दिए हैं और आपने कह दिया है कि वक्त के रावण के सामने हमारे पैर जमे हैं, जो उठा सकता है उठा ले। मैं किसानों आपको सलाम करता हूं। मैं आपसे यह कहने आया हूं कि यह वक्त ऐसा है कि आपको शुरुआत करनी है। हिमाचल ने जो शुरुआत की है, जो पूरे देश को एक संदेशा दिया है, जो और भी राज्यों के उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली है, उसको अगर और परवान चढ़ाना है तो आपको चंडीगढ़ के नगर निगम को एक नजीर बनाना पड़ेगा, एक उदाहरण बनाना पड़ेगा, एक मिसाल बनाना पड़ेगा। पवन बंसल साहब ने आपसे बहुत तारीखी और बहुत लंबी गुफ्तगू की, बहुत अच्छी गुफ्तगू की। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, मेरी माओ, अगर गैस सिलेंडर का बर्नर जो है वो जलता है तो ऐसा लगता है कि अगर उसमें आपका खून जल रहा है तो फिर इस नगर निगम के चुनाव में बदला लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से आपने पवन बंसल साहब के मुकाबले किसी को चुना, उन्होंने इन 4.5 सालों में आपको कितनी बार दर्शन दिया, तो फिर आपको बदला लेना है। आपको बदला लेना है इस बात के लिए कि यह कहा गया था कि हाउस टैक्स जो है वो बहुत कम कर दिया जाएगा। आप बताइए कि क्या हाउस टैक्स कम हुए? पानी का रेट आपके यहां 3 गुना हो गया। और मुझे तो फख्र है इस बात की, पूरी दुनिया में चंडीगढ़ जाना किस लिए जाता है? अपनी हरियाली के लिए। बंसल साहब के कार्यकाल में 1800 पार्क बने हैं कुल मिलाकर के, छोटे और बड़े मिलाकर के। इनके समय में कितने बने? कितने बने आप बता दीजिए। एक भी नहीं बने। आप जानते हैं वो शहर जो पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 का ताज हमेशा पहनता था, आज वो छिटक करके 26वें नंबर पे पहुंच गया। किसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की वजह से। आपको उसका बदला लेना है। और अहम बात यह सबसे कि मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि किसान किसी ना किसी चौक पे खड़ा है झंडा लेकर के, विद्रोह, बगावत करता हुआ। आपको बदला लेना है। और मैं तो पूरे मुल्क में जाके ये कह रहा हूं कि आवाम का है, किसान का है,
सवाल लोगों की जान का है, आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। हैं जो भी शामिल, हैं जो भी कातिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। के शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं लखीमपुर में 20 साल के उस नौजवान की लाश देख करके आया हूं। मैंने उस जलती हुई चिता को देखा है, उसके मां, उसके पिता के आंसू देखे हैं। मैंने देखा है कि प्रियंका जी किस तरह उन्हें सीने से लगा करके उनके आंसू पहुंच रही थी, कांग्रेस किस तरह खड़ी थी। आपके पंजाब के मुख्यमंत्री ने पहुंच करके 50 लाख रुपए दिए, आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पहुंच करके 50 लाख रुपए दिए। कांग्रेस ने सिर्फ आंसू नहीं पोंछे बल्कि जख्मों पर मरहम भी लगाने का काम किया उन किसानों के। तब मैं पढ़ता हूं ये मिसरे और मुझे लगे कि चंडीगढ़ का शोर जो है, चंडीगढ़ की तालियां, चंडीगढ़ का जुनून, वो पूरे चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि दिल्ली तक जा रहा है और दिल्ली तक उसका संदेशा जा रहा है। एक बार जिंदा होने का, एक बार जिंदा दिली का सबूत दीजिए। मैं शुरू करता हूं। आवाम का है, किसान का है, सवाल लोगों की जान का है। हैं जो भी शामिल, हैं जो भी कातिल, उन्हीं से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। के शहीद होकर गुरु के बंदे चिता में जलकर महक रहे हैं। लहू में डूबी हुई है पगड़ी, हमारे भाई सिसक रहे हैं। लहू में डूबी हुई है पगड़ी, हमारे भाई सिसक रहे हैं। सिसक रहे हैं कटार वाले, लहू में कुर्ते सने हुए हैं। ज़बां पे वाहे गुरु का नारा, ज़बां पे वाहे गुरु का नारा, ज़बां पे वाहे गुरु का नारा, खुदा के बंदे तने हुए हैं। जो उठ पड़ेंगे, जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, तो अपने पंजों में दाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। जो उठ पड़ेंगे ये पंज प्यारे, तो अपने पंजों में दाब लेंगे। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। दिल्ली की सरकार हो, लखनऊ की सरकार हो, उन्हें विश्वास नहीं है लोकतंत्र में, नहीं मानना है उन्हें संविधान को। तब मैं उनसे अलग ऐलान कहता हूं। मैंने कहा ना, मैं उन लम्हों में गवाह था जब प्रियंका जी लखनऊ से लखीमपुर पैदल चल पड़ी थी, तो ऐसा लग रहा था कि लखनऊ से लखीमपुर की सड़कों पर प्रियंका गांधी नहीं बल्कि इंदिरा गांधी चल रही हो। मैं उस लम्हे का गवाह था। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं। तमाम पुलिस लगाई गई, बारिश थी, तमाम बैरिकेडिंग लगाई गई, लेकिन नहीं रोक सके। तब मैं ये कहता हूं कि जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। शामिल होइएगा।
मैंने सुना है कि चंडीगढ़ के लोग बड़े जिंदा दिल हैं। बंसल साहब आईसीसी में बैठ के आपकी तारीफें किया करते हैं, तो उसे आप झुठलाइएगा मत, उसे सही साबित करिएगा कि जमहूरियत को कुचलने वाला ये काम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। यहाँ पे हिटलर मुसोलिनी सा निजाम तेरा नहीं चलेगा। ये जुल्म की नफरतों की जितनी चलाओ आंधी नहीं डरेंगी। वो और होंगे जो डरते होंगे, प्रियंका गांधी नहीं डरेंगी। सहरज़दा आफताब लेंगे, सहरज़दा आफताब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे, सनद रहे हम हिसाब लेंगे। और चंडीगढ़ वालों, मैं सिर्फ इसलिए विरोध नहीं करता उनका कि मैं विपक्षी पार्टी का एक सदस्य हूं, मैं इसलिए भी विरोध करता हूं कि अगर इंसानियत नाम की कोई चीज होती है हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास, तो उस तरफ लखीमपुर में चिताएं ठंडी भी नहीं हुई थी किसानों की। आदरणीय पवन बंसल जी गवाह हैं इस बात के। चिताएं ठंडी भी नहीं हुई थी कि लखनऊ जाकर के नरेंद्र मोदी जी ने मुस्कुराते हुए तस्वीरें खिंचवाई, भाषण दिए, लेकिन एक बार भी उन किसानों की श्रद्धांजलि के लिए दो शब्द बोलने की जहमत नहीं की। मैं इसलिए भी विरोध करता हूं क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। हम उनसे तवक्को करते हैं, हम उनसे उम्मीदें करते हैं कि इस देश की मुखिया की हैसियत से ये जो 400 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं उनके लिए दो शब्द बोलें, उनके लिए श्रद्धांजलि के दो शब्द बोलें। आप जहां बैठे रहें, अजान हो रही है, 1-1.5 मिनट आप खामोशी से बैठे रहें। अजान मुकम्मल हो चुकी है। तो मैं ये कह रहा था कि इस देश की मुखिया की हैसियत से हम उम्मीद करते हैं कि वो बोलें, लेकिन उन्होंने कभी किसी मुद्दे पे नहीं बोला। एक बार जब हमारे एक दलित भाई रोहित वेमुला को मारा गया, मारा इस तरह मजबूर किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली, तब वो लखनऊ की एक सभा में बस इतना बोले थे, मुझे याद है, लगभग रोते हुए, आंसू निकालते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे मारना है तो मुझे मार लो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। तब मुझसे किसी ने कहा कि इमरान अब आप इस पर क्या कहेंगे। मैंने कहा जब उन्होंने इस तरह से लगभग आंसू निकालते हुए बोल दिया है तो मैं क्या कहूं। वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। यह काम उन्होंने किया था। यहां मौजूद सारे लोग इस बात के लगभग गवाह हैं। ये वो शहर है जो बड़ा जागरूक शहर है, यहां के लोग बड़े जागरूक हैं। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। और वो याद है नारा आपको जब उन्होंने कहा था चुनाव से पहले कि मैं चौकीदार हूं, इस देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। याद है ना वो नारा आपको। तब मैं एक नज्म पढ़ता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। जो भी लोग इधर थोड़े से फैले हुए हैं, मैं उन सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि थोड़ी देर शामिल हो। थोड़ी देर आप शामिल होंगे तो ये सभा और खूबसूरत बनेगी और अच्छी बनेगी। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। चौकीदार का नाम आते ही आप समझ लीजिए कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार, कहां सोया है चौकीदार,
कहां सोया है चौकीदार। इस तरफ बाईं तरफ जो हमारे कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि आपकी चुप्पी से काम नहीं चलेगा। अब आपको भी बोलना पड़ेगा इस हुकूमत के खिलाफ, आपको भी मुखर होना पड़ेगा, आप सारे लोगों को भी, कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। मैं तो बड़ी हिम्मत से कहता हूं, मुझे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक सदस्य बता दे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो चाय बेची थी उसको देश में पीने वाला कोई एक शख्स मेरे सामने आ जाए और ये कह दे कि हमने नरेंद्र मोदी जी की बनाई हुई चाय पी है, तो शायद पूरे देश में कोई भी एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। आप सोचिए किस तरह से प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया, किस तरह माहौल बनाया गया और आज देश को कहां लाके खड़ा कर दिया गया कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। कुशीनगर गए थे अभी एक हवाई अड्डे का उद्घाटन करने और दूसरे दिन ही रिपोर्ट आ गई कि बस बहुत जल्दी ये भी बिक जाएगा, लीज पे चला जाएगा। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली जो लाइन है ना उस पर चुप मत रहिएगा कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। क्या जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ये नज़्में मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं ताकि थोड़ी देर आप बेदार हो जाएं, क्योंकि मुझे आपसे बहुत अहम गुफ्तगू करनी है। मैंने आपसे शुरू में कहा ना कि महज 4 सीटों पे हारने का असर यह हुआ कि पेट्रोल 10 रुपए और डीजल 5 रुपए और कहीं 5 और 10 मिला करके सस्ता हुआ। सिर्फ एक उपचुनाव का असर यह हुआ। ऐसे में अब क्या करना है कि आने वाले नगर निगम में पूरे देश को संदेशा देना है, और खास तौर से यहां पे जो अकलियत के साथी बैठे हैं, जो चंडीगढ़ के हैं या फिर कहीं और से आकर के इस चंडीगढ़ में बस गए हैं, मैं उन सब से मुखातिब होते हुए कह रहा हूं कि मेरे भाई, मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है उस दौर में आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लड़ सकती है, कोई और नहीं लड़ सकता। जिस तरह से नफरतों का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है मुल्क में, कांग्रेस के अलावा कोई नहीं लड़ सकता आपकी लड़ाई। आपको याद होगा कि उस दिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद जिस तरह से मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग की गई, गालियां दी गई, मासूम बेटी को गालियां दी गई, सारे नेता पूरे मुल्क में चुप रहे। अगर कोई अलग ऐलान खड़ा हुआ तो राहुल गांधी खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि शमी हम आपके साथ हैं। 2 दिन पहले जब विराट कोहली को गालियां देनी शुरू की भाजपा के पेट ट्रोल आर्मी ने, तब राहुल जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, इस देश के संविधान और इस देश के लोकतंत्र में पूरे देश को विराट कोहली के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं बहुत छोटी छोटी बातें आपको कह रहा हूं। उधर त्रिपुरा जलाने की जब साजिश रची गई तो कौन खड़ा हुआ? ये तमाम जो और लोग हैं, तमाम रीजनल पार्टियां हैं, तमाम ऐसे नेता हैं जो पूरे मुल्क में आपकी ठेकेदारी का दावा करते हैं। कोई नहीं बोला। कौन बोला? राहुल गांधी जी बोले। और आज यहां मैं खड़ा होकर कह रहा हूं, मुझे वो दिन भी याद है जब पंजाब से ट्रैक्टर चला करके राहुल गांधी जी ने किसान आंदोलन को धार दी थी, और बीच में जब भाजपा उस आंदोलन को मीडिया के जरिए बदनाम करने की साजिशें रच रही थी, उस समय भी राहुल गांधी जी ने एक दिन अपने आवास से और संसद भवन तक ट्रैक्टर चला करके नरेंद्र मोदी जी के गुरूर को जोतने का काम किया और किसानों के साथ खड़े होकर के यह बताया कि कांग्रेस पार्टी कल भी किसानों के साथ खड़ी थी, कांग्रेस पार्टी आज भी किसानों के साथ खड़ी है। मेरे भाई,
आपने कभी महसूस किया है कि सुबह शाम राहुल गांधी की इमेज बर्बाद करने के लिए, राहुल गांधी जी की इमेज को खराब करने के लिए सोशल मीडिया पे कितना प्रोपेगेंडा किया जाता है? मैं ये बात बहुत भावुक होकर के यहां कह रहा हूं। मैं यहां खड़ा हूं, मैं नेहरू जी के शहर में खड़ा हूं, मैं नेहरू जी के शहर में खड़ा हूं। मैं चंडीगढ़ को नेहरू जी के सपनों का शहर मानता हूं और मुझे लगता है कि नेहरू जी सिर्फ एक चंडीगढ़ नहीं बनाना चाहते थे, नेहरू जी पूरे भारत में कई चंडीगढ़ बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जितनी उम्र जी उसमें एक खूबसूरत शहर बसा सके। आज से पूरे 7 दिन बाद यानी 1 हफ्ते बाद नेहरू जी की यौम पैदाइश का दिन आएगा, उनकी जयंती का दिन होगा। मैं यहां खड़ा होकर के आपसे कह रहा हूं, आप कभी सोचिए कि 1947 में किस हालात में नेहरू जी को यह देश मिला रहा होगा। अगर आप सोच ना पाए, आप कल्पना ना कर पाए, तो आप बस ये तसव्वुर करें कि आज जिस हालात में देश राहुल गांधी जी को मिला है, इससे भी बुरे हालात शायद तब रहे होंगे जब नेहरू जी को यह देश मिला था। दोनों तरफ बंटवारे हो चुके थे, लहू लहू मंजर था, यह जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। यहां कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी बैठे हैं, कांग्रेस के साथी बैठे हैं, सिपाही बैठे हैं, आप 4 फुट 3 फुट नीचे बैठे हैं, हम स्टेज पर बैठे हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि हम ज्यादा अहम हैं, हम ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हम नहीं मानते इस बात को, हमारे लिए आप ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप हैं तो हम हैं, आपके होने से हमारा वजूद है। इस मंच पर बैठा हुआ कोई भी नेता आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप 3 फीट 4 फीट नीचे हैं तो यह मत समझिएगा कि आप कमतर हैं। मेरा तो मानना है कि तराजू में 2 पलड़े होते हैं और वो पलड़ा नीचे होता है, झुका होता है, जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं। मैं आपसे यहां खड़ा होकर के कह रहा हूं कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, जहां पिछले 32 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन मेरी आंखों ने ऐसे ऐसी पेशानी देखी है कि जिनकी झुर्रियों में पिछले 50 साल का दर्द है, लेकिन वो कांग्रेस के झंडे को अपने हाथों में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि यह वक्त मुश्किल वक्त है, मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान और डेमोक्रेसी को कुचलना चाहती है, जमहूरियत को कुचलना चाहती है, लेकिन मुझे इस बात का फख्र होता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की कयादत में, सोनिया गांधी जी की कयादत में, पवन बंसल साहब की अगुवाई में इस देश के हजारों लाखों करोड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पुलिस की लाठियों में अगर बड़ा दम है तो हमारे हौसलों में और हमारे सीनों में भी बड़ा दम है। हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, क्योंकि हम कांग्रेसी हैं। हमने 1947 से इस मुल्क को देखा है। यह जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। इन मकानों को खबर है, न मकीनों को खबर। ये जो आज के नए नए बच्चे सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करते हुए लिखते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया, दरअसल वो कांग्रेस को नहीं कोस रहे होते हैं, कांग्रेस को तंज नहीं कर रहे होते हैं, वो अपने वालिद को, अपने दादा को, अपने बाबा को, अपने काका को तंज करते हुए कह रहे होते हैं, क्योंकि एक वक्त में तो पूरे मुल्क ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। आज जो सोशल मीडिया पे सवाल करते हैं, उनके दादा बाबा ने भी कांग्रेस पार्टी को ही वोट दिया था। तो आज जब वो कांग्रेस पे तंज करते हैं तो अपने वालिदैन और उनकी परवरिश पर भी तंज करते हैं। मैं यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि यह जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। इन मकानों को खबर है, न मकीनों को खबर। ये जो नए नए बच्चे हैं सोशल मीडिया वाले, इन मकानों को खबर है, न मकीनों को खबर। उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने, हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे। एक एक इमारत में, एक एक कोने कोने में नेहरू जी का अक्स दिखता है। मैं आज जब चंडीगढ़ घूम रहा था तब मैं ये कहता हूं कि हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे। नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने, कि ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामोदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थीं शम्मों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठें, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। कांग्रेस के साथियों, आप ये मत समझिएगा कि आप कमजोर हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकतवर हो गई है। नहीं, जब मैं नेहरू जी को पढ़ता हूं, मैं ये बात यहां इसलिए कह रहा हूं कि मैं नेहरू जी के शहर में खड़ा हूं। जब जब मैं नेहरू जी को पढ़ता हूं तो मुझे उनकी आखिरी ख्वाहिश याद आती है, जब वो इस देश से कह रहे होते हैं, अपनी किताब में उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है, जब वो देश से कहते हैं कि मेरी राख को भारत भर में बिखेर देना,
मैं भारत के कण कण में समाना चाहता हूं। मैं उस समय के नेहरू जी के बारे में सोचता हूं और आज के राहुल गांधी जी को जब देखता हूं और आज के राहुल गांधी जी को संघर्ष करते हुए जब देखता हूं, जब उनको लड़ते हुए देखता हूं, तब मैं सोचता हूं कि कभी राहुल गांधी जी, कभी नेहरू जी ने कहा था कि मेरी राख भारत भर में बिखेर देना, मैं भारत के कण कण में समाना चाहता हूं। और आज राहुल जी पूरे देश के हर जुल्म के खिलाफ खड़े होकर के देश के कोने कोने में जा करके शायद पूरे देश को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। मैं कभी कभी बड़ी साम्यता देखता हूं, बड़ी बराबरी देखता हूं दोनों के व्यक्तित्व में, दोनों के शख्सियत में। इसलिए मैं यहां कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी आएंगे। बंसल साहब, मैं बहुत छोटा हूं, आपके परिवार में यानी कांग्रेस परिवार में सबसे छोटी उम्र का पदाधिकारी हूं। मैं तो यहां खड़ा होकर कह रहा हूं, बीच में कुछ लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए तो मीडिया के साथियों ने कहा, इमरान साहब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कोई सिंधिया चले गए, कोई जतिन प्रसाद चले गए, आप क्या बोलेंगे? तब मैंने उनसे कहा कि ये सवाल हमसे मत पूछिए। जिनके पिता की उंगली पकड़ करके, जिनकी उंगली पकड़ करके कांग्रेस पार्टी ने घुटनों के बल चलना सिखाया, सब कुछ दिया, अगर आज वो छोड़ के चले गए तो उनका सवाल हमसे मत पूछो। क्योंकि अगर बेटा बाप को छोड़ के चला जाए तो सवाल बाप से नहीं बल्कि बेटे से पूछा जाना चाहिए कि वो छोड़ के क्यों चला गया। और अगर कोई जा रहा है तो जाने दीजिए, कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुजदिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। और रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। वही चलेगा इस दौर में, वही आगे बढ़ेगा इस दौर में जिसमें हिम्मत होगी, जो लड़ने का जज्बा रखता होगा, जो इस देश के आईन को, इस देश के संविधान को, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहता है, जिसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने पसीने से, अपनी नींदों की कुर्बानी से लिखा था। मैं उन लम्हों का भी गवाह हूं। तमाम चंडीगढ़ में बड़ी तादाद में दलित भाई रहता है, मैं उन लम्हों का भी गवाह हूं। उत्तर प्रदेश के थानों को टॉर्चर चैम्बर बना दिया गया है। आगरा में किस तरह से एक दलित परिवार को, पूरे परिवार को उठा करके थाने में टॉर्चर किया गया, और तब तक टॉर्चर किया गया जब तक वाल्मीकि समाज का एक व्यक्ति मर नहीं गया। सारे नेता खामोश रहे। प्रियंका गांधी जी ने कहा, नहीं मैं उसके आंसू पोंछने जाऊंगी। कांग्रेस जुल्म के हर मसले पे, वो किसी दलित के साथ हो, वो किसान के साथ हो, वो नौजवान के साथ हो, वो हिंदू के साथ हो, मुसलमान के साथ हो, किसी सरदार भाई के साथ हो, कांग्रेस खड़ी है। इसलिए पूरे दावे से और दमखम से आपके सामने दामन फैलाने आया हूं कि इस नगर निगम के चुनाव में अभी से मूड बनाइए, अभी से माहौल बनाइए। सुभाष भाई कह रहे थे कि अभी चुनावी माहौल नहीं है। चंडीगढ़ है ये, जिस दिन से आंख खोल लेगा, एक सुबह उठेगा और मूड में आ जाएगा, उसी दिन से चुनावी माहौल बन जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि सुबह से चुनावी माहौल बना हुआ है। आप सारे लोग कल से इस मूड में आ जाएंगे। और जब लड़ाई बड़ी होती है ना, तो तैयारी भी बड़ी करनी पड़ती है। इसलिए इस तैयारी में रहिए। उनके पास पैसा है, उनके पास एजेंसियां हैं, वो सिर्फ अकेले भाजपा के कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव नहीं लड़ते। मैं महाराष्ट्र प्रचार में था, मैं और भी उपचुनाव में कई जगह प्रचार में था। वो सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव नहीं लड़ते, वो आजकल सरकारी एजेंसियों को भी चुनाव लड़वाते हैं, उनको भी छोड़ देते हैं पीछे। लेकिन चंडीगढ़ वालों, आपको उनसे भी लड़ना है। और एक बार फिर से चंडीगढ़ को उसी गौरव के साथ, उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ आप नगर निगम में एक मैसेज दे दीजिए, एक संदेशा दे दीजिए कि हम नगर निगम इस बार कांग्रेस को दे रहे हैं चंडीगढ़ की। आप यहां से नगर निगम दे दीजिए। मैं यहां खड़ा होकर वादा कर रहा हूं आपसे, आप चंडीगढ़ से शुरुआत कर दीजिए। आपके पड़ोसी राज्य हिमाचल ने शुरुआत की है, चार की चारों सीटों पे खाता तक नहीं खोलने दिया भाजपा को। वहां से यह सिलसिला आगे बढ़े। नगर निगम के चुनाव में आप कांग्रेस को जितवा दीजिए। फिर मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से वादा कर रहा हूं कि 32 साल का सूखा हम भी वहां खत्म करने जा रहे हैं। हम वहां भी कांग्रेस को वापस लाएंगे। यहां वैभव बैठे हैं, वैभव भी मुझसे वादा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मेरे भाई, वो लोग जो सोचते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, नरेंद्र मोदी जी नारा लगाते थे कांग्रेस मुक्त भारत का सपना, नहीं नरेंद्र मोदी साहब, अब देश फिर से कांग्रेस युक्त होने जा रहा है। कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाएंगे, आपका सपना सपना रह जाएगा, क्योंकि कांग्रेस इस देश की रग रग में बसती है। आपने झूठ बोल करके एक बार इस देश को झांसे में ला लिया। शरीफ लोग हैं भारत के, सीधे साधे लोग हैं, आपके झूठे वादों पर एक दो बार यकीन कर गए, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, मैं जानता हूं। आप इस बार नहीं चढ़ने देंगे। आपने झांसे में ही आकर के पार्लियामेंट में किरण खेर जी को जिता दिया था,
तब तो मेरा ख्याल अनुपम खेर जी भी आए रहे होंगे। मैं किरण जी पे भले कुछ ना कहूं, वो तो हमारी सम्मानित, ठीक है, हमारी मातृशक्ति हैं, लेकिन किरण जी के जो हस्बैंड हैं अनुपम साहब, वो तो अपने आप में अनुपम व्यक्तित्व के ही स्वामी हैं। आज हालत यह है कि मेरा तो मन कर रहा है मैं यहां से कहूं कि चारों तरफ कूड़े का ढेर, कहां है अनुपम खेर, उन्हें बुलाया जाए ताकि वो साफ कर सके। ये सवाल पूछना शुरू करिए। किरण जी बीमार रहती हैं, उनका नाम मत लीजिए, लेकिन इतना जरूर कहिए कि चंडीगढ़ में चारों तरफ कूड़े का ढेर, कहां है अनुपम खेर, उन्हें बुलाया जाए, वो साफ सफाई शुरू करवाएं, क्योंकि अब सफाई तो होनी है, सफाई तो करेंगे हम। प्रियंका जी ने वाल्मीकि समाज के रविदास मंदिर में जाकर के झाड़ू उठा करके जो सफाई की शुरुआत की है ना, अब ये झाड़ू जो प्रियंका जी ने उठा ली है और उससे जो भारतीय जनता पार्टी की जो सियासी कचरे वाली जहनियत है उसको जिस सफाई शुरू की है ना, वो अब पूरे देश में शुरू करना पड़ेगा और चंडीगढ़ शुरुआत करेगा। और मेरे अकलियत के साथियों, मैं आपसे खास तौर से मुखातिब हूं कि आपका दिल पसीजता है ना जब किसी नजीब की मां के रोते हुए आंसू आपको पिघलाते हैं या नहीं पिघलाते हैं? आपके आंखों में आंसू आ जाता है जब आप किसी पहलू खान की 85 साल की दोनों आंखों की नाबीना मां को रोते हुए देखते हैं? आपके दिल में दर्द होता है ना जब सीए के नाम पर उत्तर प्रदेश में नौजवानों के सीनों पे गोलियां मार दी जाती हैं और कोई बात करने को तैयार नहीं होता? वहां जाकर के आप आंदोलन नहीं कर सकते, तो जहां हैं वहां से शुरुआत करिए। अपने एक एक वोट की अहमियत समझिए, अपनी ताकत समझिए। आने वाले दिनों में यह अहद कर लीजिए कि चंडीगढ़ को भाजपा मुक्त करना है। शुरुआत करनी है यहां से, नगर निगम से शुरुआत करेंगे। पंजाब भी आप यहां से शुरुआत कर देंगे, उसके बाद पंजाब भी बड़ा खूबसूरत रिजल्ट देने जा रहा है। हर तरह से डिस्टर्ब करने की जो साजिशें हैं वो धीरे धीरे चाणक्य की और चाणक्य के आका की वो धीरे धीरे फेल होती जा रही हैं। आप बहुत देर से बैठे हैं, मैंने आपका बहुत सारा वक्त ले भी लिया है। मैं जाते जाते आपको एक आध बहुत छोटी सी नज्म और सुना देता हूं, क्योंकि हाँ वो भी सुना दूंगा, हाँ वो नजीब वाली नज्म भी सुना दूंगा। आपको बहुत सारी नज्में मेरी याद है, मैं जानता हूं, आपने सुन रखी हैं, आपने याद भी कर रखी हैं, आपने मेरे लिए दुआएं भी की हैं। लेकिन मैं आज यहां आपसे यह कह रहा हूं कि ये जो कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है, जब मैं इसकी तरफ कभी कभी देखता हूं, अभी एक साथी यहां आकर के जब बंसल साहब बोल रहे थे तो एक झंडा लहरा रहे थे कांग्रेस का, तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि इस झंडे में कितनी ताकत है, इस झंडे के रंगों में कितनी बड़ी ताकत है और कितना इस देश को एकता के सूत्र में पिरोने की हिम्मत है इस झंडे में। कल राहुल जी ने गोवर्धन पूजा पे एक ट्वीट किया, उस ट्वीट को अगर उठाइए तो उसमें उन्होंने लिखा कि कभी श्री कृष्ण जी ने जिस तरह से गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा करके हर समाज, हर तरह के लोगों को उसके नीचे प्रश्रय दिया था, देश को आज उसी तरह की जरूरत है। हां, देश को एक बार फिर से कांग्रेस की छतरी के नीचे आने की जरूरत है, क्योंकि ये जो नफरतों के सौदागर हैं ये मुल्क को बांट देना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये कितना खूबसूरत मुल्क है, ये कितना खूबसूरत मुल्क है। बंसल साहब सदारत कर रहे हो और आगे अहमद अली साहब बैठे हो, अनवारुल हक साहब बैठे हो, माइक पर इमरान हो, सुभाष चावला जी बैठे हो। भाजपा ऐसी तस्वीरों से डरती है, भाजपा इन मोहब्बतों से डरती है, वो और किसी चीज से नहीं डरती, वो इन मोहब्बतों से डरती है। और यही मोहब्बतें आपकी ताकत हैं। इस ताकत को बुलंद करिए, इसे और बढ़ाइए। आपने इसे और बड़ा कर लिया तो आने वाला दिन भाजपा से मुक्त होने का है। मैं आपको एक नज्म सुनाता हूं। आप बहुत शानदार लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं आपसे तो बस बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस ये कह रहा हूं कि डरिए मत। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं कि डरो मत, जो डर रहा है वो कांग्रेस छोड़ के जा सकता है और जो बाहर है और डर नहीं रहा है उसे कांग्रेस में उसका स्वागत है। तो मैं भी आपसे कह रहा हूं कि डरिए मत। ये पुलिस की लाठियां, ये केंद्रीय एजेंसियां, ये गीदड़ भपकी, ये कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज नहीं। यार 1947 से पहले जब हम फिरंगियों से लड़ रहे थे, जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तब तो इससे ज्यादा मुश्किल हालात थे। जलियांवाला बाग गवाह है इस बात का कि किस तरह से घोड़े दौड़ा दिए जाते थे। आज हालत यह है कि हां, उनकी लाठियां हमारे सामने हैं,
लेकिन हम भारत के लोग हैं, हम कांग्रेस के लोग हैं, हम डरते नहीं। हम तो अलालेलान ये कहते हैं कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो। मैं आखिरी नज़्म पढ़ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आज मुझे चंडीगढ़ से उठी हुई सदाएं जो हैं वो दिल्ली तक जाती हुई महसूस हो, क्योंकि मैं जिस हिम्मत के साथ बोल रहा हूं, इस हिम्मत में आप भी अपनी हिम्मत शामिल कर देंगे तब मुझे और ताकत मिलेगी। मैं पढ़ता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, डराने की हिम्मत करते हैं ना, कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। और जो चौथा मिसरा है वो बहुत सच्चा है कि हिंद के नौजवानों के दुश्मन हो तुम, आरती और अजानों के दुश्मन हो तुम। पहले तो हिंदू मुस्लिम के दुश्मन थे, पर आजकल तो किसानों के दुश्मन हो तुम। नहीं, अब जो लाइन आने जा रही है उस पे मुझे देखना है चंडीगढ़ और पंजाब का जज्बा और हरियाणा का जज्बा क्या बोलता है। कि अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, अन्नदाता से उलझे हैं इस बार ये, मोदिया शाह हो सब सुधर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और बंसल साहब, मैं एक चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आपसे मेरी ये महज 2 मुलाकातें हैं, और जब मैं पार्टी में, मुझे राहुल जी ने सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, तो मुझे मेरे बड़ों ने कहा कि सबसे पहले जा करके उनकी दुआ लीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। तो मैं बड़ा सोच के गया कि बड़े सियासी इंसान हैं, इनसे मिलूंगा तो पता नहीं कैसे एटीट्यूड के साथ बात करें। लेकिन यकीन करें, मैं आज चंडीगढ़ में खड़ा होकर यह बात कह रहा हूं कि पवन बंसल साहब की सादगी ने मुझे जितना मुतासिर किया, जितना प्रभावित किया है, उतना किसी नेता की सादगी ने प्रभावित नहीं किया। और मैं लौट करके जब मेरी राहुल जी से मुलाकात होगी तो मैं राहुल जी से यह बात कहूंगा कि मुझे खुशी है कि मैं आपकी अगुवाई में काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि मैं उस पार्टी में काम कर रहा हूं जिसके एक और अगुवा जो है वो पवन कुमार बंसल साहब हैं। ये सादगी, ये आपका व्यक्तित्व तो हमेशा इसी तरह से बना रहे, हम इसकी दुआ करते हैं। और सिर्फ एक बार नहीं, आप हमारे बड़े हैं, आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं। और जब मैं आपको देखता हूं, एक आध चुनाव इधर उधर हो जाने से, वो उदय प्रताप जी का एक शेर है कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खेवैये कहीं ना समझे नदी का पानी उतर गया है। ये पुराने लोग हैं और इस मुल्क की सियासत में बहुत कुछ इधर उधर करने की क्षमता रखते हैं। और हमें उम्मीद है
कि उनकी अगुवाई में, हमारे ऐसे बुजुर्गों की अगुवाई में, इन बुजुर्गों की दुआओं के भरोसे, और चंडीगढ़ वालों आपको सलाम, हम कांग्रेस के लोग हैं, वरना हम तो वो मंजर भी देख रहे हैं कि हम अडवाणी जी को बोलते ही नहीं सुनते हैं, आवाज तक नहीं निकलती। लेकिन आप अपने बुजुर्गों का इतना एहतराम करते हैं कि जब पवन बंसल साहब आ रहे थे तो आप उनके लिए जो सम्मान की तालियां बजा रहे थे, वो बता रही थी कि आप उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, और वो तो आप हैं जो बचाई है विरासत, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। आपने बचाई, तो मैं आपको सलाम करता हूं। और एक बार नहीं, आने वाले चुनाव में चंडीगढ़ जब भी आवाज देगा, पवन बंसल साहब जब भी आवाज देंगे, भूपेंद्र जब भी आवाज देंगे, अनवरुल साहब जब भी आवाज देंगे, बार बार चंडीगढ़ आऊंगा। ये बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ के लोगों से मिलते ही मोहब्बत सी हो जाती है इस शहर से। और आखिर में बस इतना कह रहा हूं कि मोदिया शाह हो सब सुधर जाएंगे। और जाते जाते घर लेके जाना इमरान के ये मिसरे, वो लोग जो कहते हैं कि क्या दिया कांग्रेस ने 70 साल में, कांग्रेस ने इस देश को क्या दिया है। एक दिन पार्लियामेंट में भी नरेंद्र मोदी जी बोलते बोलते बोल गए, बताइए क्या दिया है कांग्रेस ने। राहुल जी बगल में बैठे थे, उन्होंने पलट के पीछे बंसल साहब से कहा कि मत बताना, बता दोगे तो ये उसको भी बेच देंगे जो आप बता दोगे। ये बेचने वाले लोग हैं। हम बताते हैं कि हमने क्या दिया है। हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अगले जो दो मिसरे हैं उस पर कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। अगर आपके अंदर का देशभक्त इंसान जज्बे में आए तो मुझे बताना, उसे तालियों के शोर में बता करके, बदल करके बताना कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा, ये तिरंगा, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। आज से इस चुनाव की शुरुआत कर लीजिए। आज से एक एक बच्चा, एक एक शख्स इस शहर का, अब अगली बार आऊंगा तो सुनाऊंगा। अच्छा, उसकी 2 लाइन सुना देता हूं। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सच में आज दिल्ली गूंगी और बहरी हो चुकी है। ऐसे में लड़ाई लड़ना है उन आंसुओं के लिए, उन बहते हुए पसीनों के लिए, लहू के लिए। हम सबको लड़ाई लड़नी है। और इस बार चंडीगढ़ का नगर निगम कांग्रेस के दामन में ला करके डालना है। और अलग सबसे कहना है कि मोहब्बत की, सियासत की, बगावत की, नफासत की मैं एक जिंदा गवाही हूं, मैं राहुल का सिपाही हूं। हम सब खड़े मिलेंगे इस जालिम हुकूमत के खिलाफ। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। नगर निगम चुनाव के प्रचार और प्रसार के दौरान कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री पवन कुमार बंसल ने भी जनता को संबोधित किया।
श्री पवन बंसल यहाँ से सांसद रह चुके हैं और उनका विकास अगर देखें तो वो जगह जगह लोग उनके गुणगान तो ज़रूर करते हैं। कारण ये है कि 1800 पार्क बनाए, ढेर सारी सुविधाएं बनाई उन्होंने, ढेर सारे IT हिंदुस्तान का, नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बेहतरीन IT पार्क बनाया। तो पवन कुमार बंसल जी का आपको संबोधन सुनाते हैं। बंसल जी पहले बोलेंगे। आदरणीय बंसल साहब। हमारे आज के खास मेहमान माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट AICC के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जी, चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला जी, हमारे पार्टी के सभी और वरिष्ठ नेतागण, आज यहाँ सभी एकत्रित बहनों व भाइयों, आपकी तरफ से भी अपनी तरफ से भी मैं श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी का आज चंडीगढ़ में स्वागत करता हूँ। मैंने उनको सुना हुआ है पहले, इसलिए मैं चाहता था कि हम सब लोग पहले बोलें, बाद में उनका एक लंबा जितना जो कुछ कहना चाहेंगे वो आप लोगों को कहें। हमारा प्रयास होगा कि चुनाव के दिनों में भी वो आएँ, लेकिन आज की मीटिंग जैसे कल हम लोग कह रहे थे, सचमुच बेशक एक मीटिंग पहले नितिन राउत जी यहाँ कर गए हैं, अच्छी मीटिंग हुई थी उस वक़्त बारिश के बावजूद। आज हम सही मायने में चुनाव की तरफ बढ़ने के लिए ये पहली मीटिंग यहाँ मनी माजरा में कर रहे हैं। यहाँ से हमारी 3 सीटें हैं। मैंने जैसे कहा उनको बोलते सुना है, शब्दों को इस ढंग से पिरोते हैं कि वो अपने आप में एक कविता, अपने आप में एक शायरी बन जाती है। आज जब हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम देख रहे हैं कि पिछले 7 वर्षों से देश की हालात भारतीय जनता पार्टी ने क्या की है। एक ऐसे माहौल में हमारे चंडीगढ़ के इलेक्शन होने वाले हैं। हाल ही में कई प्रांतों में बाई इलेक्शंस हुए, लेकिन हिमाचल जो बिल्कुल हमारे साथ लगता है और बड़ी तादाद से लोग हिमाचल से चंडीगढ़ में रहते हैं, उन्होंने तो एक उदाहरण पेश की। 2.5 वर्ष पहले मंडी की लोकसभा सीट में हम 4 लाख से ऊपर वोटों से हारे थे। 2.5 साल के बाद ही आज लोग इतने आक्रोश में हैं, इतने गुस्से में हैं, भारतीय जनता पार्टी को ये सबक सिखाना चाहते हैं और खुद प्रधानमंत्री जी को ये सबक सिखाना चाहते हैं कि उन्होंने वो 4 लाख की उस हार को पूरा करते हुए ये जीत कांग्रेस के कैंडिडेट को दी। ये अपने आप में एक मिसाल है, इतने छोटे अरसे में कितना लोगों का मूड कैसे बदला है। ये बदला मूड क्यों? कहते हैं कि सरकारें गिरती हैं या तो अंदर से इम्प्लोजन होता है, या कू हो जाते हैं, या लोग जब खड़े हो जाते हैं, लोग एक संकल्प कर लेते हैं कि सरकार को भगाना है, तो उस वक़्त वो सरकार गिर जाती है। उस सरकार के गिरने का काम शुरू हो चुका है। हिमाचल में ये हुआ, राजस्थान में ये हुआ, और अब अगले 5 असेंबली चुनाव से पहले सिर्फ हमारे कॉरपोरेशन के इलेक्शन के अलावा और कोई इलेक्शन नहीं। इसलिए अब वो जिम्मेदारी चंडीगढ़ के लोगों पे आई है कि चंडीगढ़ के लोग भी एक ऐसा उनको सबक सिखाएं कि वो जान जाएं कि जो लोगों के खिलाफ इनकी नीतियां रही हैं, उनका नतीजा उनको यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, अपनी गद्दी, अपना पद छोड़ना पड़ेगा। लोकतंत्र में लोकतंत्र में सरकारें अक्सर बदलती रहती हैं। समय के बाद जो समय तय होता है, चुनाव होते हैं और लोग अपना फतवा देते हैं और नई सरकार चुन लेते हैं। ये अक्सर होता है, होता रहा है और होता रहेगा। 7 वर्ष पहले भी कांग्रेस और यूपीए की जगह लोगों ने मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को चुना। 5 वर्ष के बाद, अब से 2.5 साल पहले,
दूसरी बार फिर उनको चुन लिया। और ये 7 वर्षों का अगर लेखा जोखा एक आज लें, आप किसी तरफ नजर दौड़ा के देख लीजिए, हिंदुस्तान पीछे ही गिरा है, ऊपर किसी बात पे नहीं उठा। 2014 में जो एक इंडेक्स होता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का, 2014 में हिंदुस्तान की जगह उसमें 27वीं थी, आज 53 जगह पे गिर चुका है। 7 वर्षों में देख लीजिए दुनिया में कहां के कहां हम चले गए हैं, 53वें नंबर पे हम आज वहां गिर चुके हैं। ऐसा ही आज एक वीडेम स्वीडिश की एक थिंक टैंक है, वो लोग हैं इकट्ठे हुए जो दुनिया भर में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने अपना रिपोर्ट जो दिया है हिंदुस्तान के प्रति, उसमें कहा है कि चुनाव तो होते हैं, इट इज एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, ये लोग चुनाव तो हैं, लेकिन चुनाव के साथ साथ यहाँ एक इंसान का या 2 लोगों का राज चल रहा है, इसमें लोकतंत्र के नाम की जगह नहीं रही, कोई चीज नहीं रही। ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी हिंदुस्तान के खिलाफ है। और ये लोग फिर वहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी अभी अमेरिका से वापस आए थे, यहां जब वो पहुंचे ऐसा स्वागत किया, लोग भंगड़ा डाल रहे हैं, पागल होकर नाच रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान से बाहर गए, अमेरिका को हिंदुस्तान में रला के साथ लगा के हिंदुस्तान में वापस आ गए। अमेरिका जैसे हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया होता है। इसके विपरीत हुआ था वहां। नए राष्ट्रपति के बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के वहां गए थे, और जब ऐसा होता है तो उनको कांग्रेस को एड्रेस करने के लिए उनको बुलाया जाता है, वो नहीं बुलाया गया मोदी जी को। वहां प्रेसिडेंट बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, दोनों ने उनसे इज्जत के साथ वो बात करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आज के दिन जिस हिसाब से लोकतंत्र होना चाहिए वो नहीं है, हमें खबरें उससे विपरीत हैं। और जब उसके बाद COP की मीटिंग के लिए ग्लासगो जाना था तो लंदन में आए, मैं हैरान न हुआ उस बात से, और आज तक मैं समझ नहीं पाया। मोदी जी कार के दरवाजे के पास खड़े हैं और वहां प्लेट बड़ी लगी हुई है टैक्सी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को टैक्सी भेजी जा रही है उनके लिए, प्रधानमंत्री की जगह उनकी कार नहीं गई। ये हमें वहां मिल रहा है। और ये हिंदुस्तान को विश्व गुरु की बातें करते हैं। विश्व गुरु कह के नहीं बनते। विश्व गुरु आपको वो रास्ता दिखाना होगा लोगों को, एक भाईचारे का, एक सद्भावना का। यहां बिल्कुल उसके विपरीत हो रहा है। यहां लोकतंत्र पर, हमारी तांत्रिक संस्थानों पर, हमारी स्वतंत्रता पर, हमारे भाईचारे पर, आपसी प्रेम पर यहां हमला हो रहा है। आज हिंदुस्तान में आज अंधेरा छाया है उस नफरत का हिंदुस्तान में जो पहले नहीं था। और ये लोग इतिहास को बदल रहे हैं। आज ये हम लोगों को बताना चाहते हैं। सावरकर का नाम तो आपने बहुत ने सुना होगा। पहले जब वो अंडमान पे काले पानी पे गए, जरूर हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़े, लेकिन महज एक शख्स थे जो काला पानी से वापस आए। वापस तो लोग आए ही नहीं थे, उनको पूरी आजीवन उनको वहां वो सहना पड़ा जो वहां उनके टॉर्चर्स होते थे। एक शख्स बाहर आए, उनका नाम सावरकर था, और वो बदल कर आए। वो उस वक्त एक फ्रीडम फाइटर नहीं बल्कि अंग्रेजों के एक टोडी बन के बाहर निकले थे। आज ये उनको इतिहास में एक दिखाना चाहते हैं कि महात्मा गांधी के बराबर के इंसान हैं। शर्म नहीं आती इनको, महात्मा गांधी का नाम लेते हैं और उनके साथ साथ सावरकर का नाम लेते हैं, और ये कहते हैं, ये चाहते हैं कि हम लोग ये बात माने कि जो सावरकर ने वहां मुआफी के लिए बार बार दरख्वास्तें दी थी वो महात्मा गांधी के कहने पे दी थी। साथियों, सावरकर की वो जो मुआफी नामे थे वो एक नहीं अनेकों थे। बार बार वो अंग्रेजों को कहते रहे हैं कि अगर आप मुझे छोड़ोगे मैं आपका एक सेवक बन के रहूंगा, जो काम आप कहेंगे वो काम मैं करूंगा, मेरे साथी वो आपके साथ काम करेंगे। उन्होंने ये अपनी दरख्वास्तें सन 1911 से लेकर 1921 के बीच में दी, और महात्मा गांधी तो यहां आए ही 1915 में थे वापस अफ्रीका से।
कहीं इतिहास में नहीं लिखा कि महात्मा ने किसी वक्त भी उनको कहा होगा कि आप वो दरख्वास्तें दे दो, और ये ऐसी बात बनाए जा रहे हैं। आज इतिहास को बिल्कुल बदलना चाहते हैं। सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे। सरदार पटेल हिंदुस्तान के पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट से, यानी कि होम मिनिस्टर थे, पंडित नेहरू के साथ थे। आज इनको इतिहास में कोई नहीं मिल रहा, इनको कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये उस वक्त अंग्रेजों के साथ थे, ना कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। आज इस कारण, क्योंकि दिखाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं इतिहास, जो इतिहास गुजर चुका है, जो हो चुका है, उसको लिखते तो आप कुछ भी रहिए, लेकिन उसको मिटा नहीं सकते। ये आज बातें करते हैं कि सरदार पटेल ने उस वक्त हिंदुस्तान का बंटवारे के खिलाफत की थी, नहीं की थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, कृपलानी जो हमारे उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, कृपलानी जी और पटेल जी, ये तीनों कांग्रेस की तरफ से माउंटबेटन जो हमारे वाइस रॉय थे, उनके प्लान पे बात करने के लिए पहुंचे थे। और उधर से मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना और उनके साथ दो और साथी थे, एक सरदार बलदेव सिंह थे। सभी ने ये कहा था कि हम हिंदुस्तान का पार्टीशन, हम हिंदुस्तान का बंटवारा चाहते हैं, और वो बंटवारा हुआ। और जो कानून बना 1947 से पहले, हमारा हिंदुस्तान के पार्टीशन का कानून, उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है हिंदू का या मुस्लिम का, उसमें जिक्र है सिर्फ इलाकों का। ठीक है, कुछ लोग दोनों तरफ ऐसे थे, और इस तरफ वो लोग हमारे थे जो हिंदू महासभा वाले लोग थे, जिन्होंने बात बात पे दो नेशन की बात की, और ये वो कांग्रेस पे डालना चाहते हैं। ये आज भूल रहे हैं कि कांग्रेस की भूमिका क्या थी। सही मायने में भूल नहीं रहे, लोगों को भुला देना चाहते हैं। बहुत साल पहले एक किताब पढ़ी थी मैंने, 1984, वो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा हुआ है कि एक ऐसी पार्टी हो सकती है, एक बहुत शानदार नॉवल था, कि जो लोगों का दिमाग पे कब्जा करना चाहते हैं। वो अपना एक एक तरीके से लोगों के लिए, यहाँ तक कि उनकी भाषा भी बदल देंगे। आज वो हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है। वो लोगों की जो पुरानी सोच है, जो पुराने हमारी परंपराएं हैं, उनको समाप्त करना चाहते हैं, उनको खिन खिन कर देना चाहते हैं, और ये अपना राज उस पर कायम करना चाहते हैं। लेकिन बहुत हो चुका है लोगों के साथ। लोग आज देख रहे हैं कि वो अंधेरे का, जिसका मैंने जिक्र किया था, वो अंधेरे के बादल आज हिंदुस्तान पे छाए हुए हैं, और हमें रोशनी की तरफ बढ़ना है, वो प्रेम और स्नेह की रोशनी की तरफ बढ़ना है, और वो कांग्रेस के अलावा और कोई नहीं दिखा सकता। उसके लिए महात्मा गांधी ने अपनी जान दी थी, उसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी थी। और ऐसी बात के लिए राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ। ये कभी किसी बात से डगमगाए नहीं, कुछ देर किसी जेल में रह लिए तो वो उससे ये नहीं। देखिए महात्मा गांधी कितनी जेल में रहे थे, वर्षों के वर्षों। पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुकाबला करते हैं एक दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल, एक ऐसे इंसान जिनका एक एक शब्द लोगों के कानों में गूंजता था। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो उन्होंने कहा था कि आज जबकि पूरी दुनिया सो रही है, आज हम हिंदुस्तान एक नई रोशनी में, एक नई आज़ादी में जाग रहा है। वो बात सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा उनका भाषण था उस वक्त। ये उनका मुकाबला कर रहे हैं, अपनी ये छोटी छोटी हरकतों के साथ उनको खत्म कर सकते हैं। हरगिज नहीं हो सकता। आज ज़रूरत है ये लोगों के प्रति जो इनकी जिम्मेदारी है, जो भूखमरी हुई है। मैंने एक इंडेक्स बताया था भूखमरी का, आपको नहीं बताया। उसमें 6.4 से इंडेक्स गिर के 7.1 कुछ ऐसा हिंदुस्तान का आज हो गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ऐसी हालात इन्होंने की है। कोरोना के दिनों में लोगों की नौकरियां खो गई। आज तक लोगों को वो नौकरियां फिर वापस नहीं आई। एक एक घर में आप नजर दौड़ा के देख लीजिए, जो कोई छोटी मोटी कहीं नौकरी कर रहा था उसको नहीं मिल रही। और ये बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं सब जगह, मुफ्त वैक्सीन, सबको वैक्सीन। अभी तक हिंदुस्तान में सिर्फ
26% लोगों को पूरा वैक्सीन लगा है, और ये सबको वैक्सीन कह रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में रेट देखिए कहाँ के कहाँ पहुंचे हैं। महंगाई का जिक्र सुभाष जी ने किया था, क्या हालात हो गई है। आज किसी भी चीज एक आम गरीब आदमी के हाथ कोई उसके पहुंच से बाहर निकल चुकी है। तनख्वाहें हैं नहीं, रोजगार है नहीं, कीमतें सब चीजों की बढ़ रही हैं, क्योंकि सारे के सारे काम ये अपने बड़े बड़े लोगों के हाथों में दिए जा रहे हैं। बहुत खून पसीने से हिंदुस्तान के लोगों की कमाई के साथ कांग्रेस ने इतने वर्षों में हिंदुस्तान के एक पब्लिक सेक्टर डेवलप किया था, जो लोगों की उस पर मालकियत, वो एक सेक्टर बना था जिसमें बड़े बड़े कारखाने लगे, बड़े बड़े ब्रिजेस बने, बड़े बड़े डैम्स बने, रेलवेज चली। रेलवेज हिंदुस्तान की एक जीवन रेखा बोला जाता है। ये उसको भी बेचने लगे हुए हैं, जो चीज़ हाथ में आता है उसको बेच रहे हैं, चाहे बेचने की जगह देश को बेचने पे आज लगे हुए हैं। इसलिए हमें उनसे सावधान रहना है। आज हमें लोगों के बीच में निकल के इनकी क्या करतूतें हैं, क्या कारनामे हैं इनके, और कैसे एक एक बात से आम आदमी के जीवन पे कैसे ठेस पहुंचा रहे हैं, उसको हमें बताना है। चुनाव आने हैं, उसमें हमें आगे बढ़ के अपना काम करना है, लेकिन हमें किसी बात पे भी एक बैक फुट पे आने की ज़रूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और ख़ास तौर पे आरएसएस के लोगों को एक ही ट्रेनिंग दी जाती है कि बोलते रहो झूठ, लगातार बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जर्मनी के हिटलर के एक प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी थे गोएबल्स, उनका विश्वास था, प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी जो थे, कि एक झूठ को बार बार बोलते रहो, बार बार बोलते रहो, एक दिन आएगा कि आपको भी विश्वास हो जाएगा कि ये सच है। ये उसको भी मात कर गए, ये गोबल से भी आगे निकल गए, उसको भी मात कर दिया इन्होंने, और वो नीति अपनाए रखी है आज। लेकिन समय बदल चुका है। आज इंसान, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक जागरूक है, वो देखता है चारों तरफ क्या है। अगर उस वक्त इनको एक झूठे प्रचार को मान के उस वक्त तो कांग्रेस को हरा दिया, लेकिन राहुल गांधी एक सिद्धांत के बिना पे एक राजनीति करते हैं। वो अगर राष्ट्रीयता की बात करते हैं, वो राष्ट्रीयता संविधान के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप होती है, हमारी संवैधानिक राष्ट्रीयता, उसका जिक्र करते हैं। वो उस राष्ट्रीयता का जिक्र नहीं करते जो इन्होंने मेजॉरिटेरियन बना रखा है, कि अगर हमारी सरकार आई है तो बस अब हमारा अधिकार है सब चीज़ पे, हम जो चाहें, जो कानून बनाना चाहें। पार्लियामेंट को एक रबड़ स्टैंप बना दिया। पार्लियामेंट एक सबसे बड़ा मंदिर होता है लोकतंत्र का, उसको इन्होंने अपना एक रबड़ स्टैंप बना दिया कि जहाँ चाहें उसका लगा दें। 370, उसमें भी सरदार पटेल ने की स्पीच है, उन्होंने कहा था पार्लियामेंट में उस वक्त, मैं इतना कहना चाहता हूँ सिर्फ, उस वक्त उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि हम एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में, एक हालात में, एक खास हालात के लिए हम एक खास कानून बना रहे हैं, और वो कानून था 370। हटा दिया। सिटीजनशिप एक्ट बना दिया। किसानों के लिए क्या किया इन्होंने? हिंदुस्तान को अगर आज़ादी के समय हमें मांगना पड़ता था अनाज बाहरले वाले देशों से, आज हिंदुस्तान अनाज बाहर भेज रहा है। ये श्रीमती इंदिरा गांधी के कारण था। उन्होंने वो मेहनत करके किसानों को आगे बढ़ाया, और किसानों ने हिंदुस्तान को हरा भरा कर दिया। आज ये उन किसानों के पीछे पड़े हैं। आज ये किसानों को बता रहे हैं, आप नहीं समझते आपके हित में क्या बात है, मैं समझता हूं, मैं चाहता हूं ये बात ऐसे होगी, आपको कोई समझ नहीं। ऐसे देश चलता है? जो देश में लोग आम जगह जगह पे मर रहे हैं, उनके प्रति कोई जिक्र नहीं हो रहा। किसान कुचले जा रहे हैं। इनके मंत्री के बेटे ने कुचल दिया एक किसान। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां गए, उन्होंने आवाज उठाई उनके लिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरवेंशन की, उसके बाद उसको हिरासत में लिया गया। शब्द सुना है किसी से इनसे? उनके प्रति एक भी सहानुभूति का नहीं। इस कारण आज किसी भी तरफ हम नजर दौड़ा के देख लें, हम कहीं भी देख लें, जो हिंदुस्तान किन बातों पे गौरव के साथ
फख्र के साथ कहता था कि हम देश में इस चीज़ के लिए हमने ये कदम उठाए हैं लोगों के फ़ायदे में, उनके हित में, आज उसके विपरीत हो रहा है और सिर्फ तरीके ढूंढे जा रहे हैं वो एक कंट्रोल्ड, एक नियंत्रित देश बनाने का, कि ऊपर से एक इशारा हो जाए, बस उसके हिसाब से सब चले। हिंदुस्तान ऐसा कमज़ोर देश नहीं है, आज देश के लोग नहीं हैं। आपको मौका दिया, एक बार दिया तो 2 बार दिया, तो मत समझिए कि आपके लिए वो लोग सभी अंधभक्त हो गए हैं, नहीं हैं। और उसकी आज सब पे बड़ी जिम्मेदारी चंडीगढ़ पे पड़ी है। हिमाचल के बाद अब चंडीगढ़ पे है वो जिम्मेदारी कि हम यहाँ से उनको हरा के, कॉरपोरेशन है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, असेंबली नहीं है यहाँ, छोटा है, एक लघु भारत ही है, लेकिन अहमियत बहुत ज़बरदस्त है। जहाँ से जो संदेश जाएगा उससे उनको समझ आ जानी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि हमारी जीत हो, लेकिन कम से कम वो तो सुधर जाएं। अभी तो 2 साल उसके बाद सरकार के और पड़े होंगे। अगर वो 2 साल भी वही काम करते रहे जो पिछले 7 साल में करते रहे, तो हिंदुस्तान कहाँ गिर जाएगा। हम हिंदुस्तान को नीचे गिरता नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि जो मौके की सरकार है वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाए और उसको एक बार बार धार्मिक बात करते हैं, धार्मिक जिम्मेदारी समझ के उसको निभाएं, समझें कि हमारी परंपराएं क्या हैं, और तभी देश आगे बढ़ेगा। मैं इतना कहते हुए एक बार फिर श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी का स्वागत करता हूं आपके बीच में। आप उनको सुनेंगे और मुझे विश्वास है कि फिर जब वो एक बार फिर उनको चुनाव के दिनों में लाएंगे, वो बिल्कुल चुनाव का बिल्कुल माहौल होगा, उसमें गरमाया होगा। यहाँ नहीं, किसी और जगह पे लेके जाएंगे उस वक्त, किसी वक्त 45 सेक्टर वगैरह में, किसी और जगह पे, और ज़रूर उनके आने से हमारे उस चुनाव में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो सेकुलर सही मायने में हिंदुस्तान में होते हैं, मुझे कहने में मतलब खुशी होती है कि मैंने उस ढंग से उनको देखा है। माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के फंक्शन में उन्होंने जैन समुदाय के लोगों को, हिंदुस्तान के सभी को बुलाया था, उनके साथ मीटिंग की, उनके विचार सुने, और मुझे बता रहे थे कि उनके लोगों को हम अपनी कार्यकारिणी में डाल रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। ये है कांग्रेस का एक तरीका, ये है कांग्रेस का रवैया, ये है कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस की फिलॉसफी, ये है हमारा दर्शन। और कांग्रेस कुछ भी विपरीत हालात हों उस पर हम चलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, पंजाब का चुनाव हो, उत्तराखंड का चुनाव हो, अलग राज्यों के आगामी चुनाव है, उस पर हम लगातार वहां जाकर हर जगह की आपको ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। लेकिन नगर निगम चंडीगढ़ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देख सकते हैं जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं, उससे नगर निगम का चुनाव जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है चंडीगढ़ के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए INC TV। नमस्कार।